लक्ष्मण भाई, मैं आपके पास आता हूँ सवाल लेकर। उत्तर प्रदेश में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस को एक नरम रुख दिखाना चाहिए था और प्री पोल अलायंस का वो मैंने सवाल पूछा, आपने सुना भी होगा वो सवाल कि उसका कांग्रेस में उसको फ़ायदा संभवतः न नज़र आ रहा हो मध्य प्रदेश के संदर्भ में। लेकिन जब हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि फिर हम ये तय करेंगे कि किसी प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा, हमें याद आती है इंडिया अलायंस की वो बैठकें जो पटना से शुरू हुई, वाया बेंगलोर होते हुए मुंबई होते हुए अगली बैठक की चर्चा हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव प्रोमिनेंटली उस बैठक में जाते हैं। उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी जाते हैं, अखिलेश यादव जाते हैं, उनकी फ्रैक्शन के अपना दल की कृष्णा पटेल जाती हैं। एक यूनिटी दिखाते हैं ये लोग। इस चर्चा में अभी तक कहीं बसपा की एंट्री ही नहीं होती है। और तो और जो सूत्रों के हवाले से खबरें भी कभी आती हैं तो बसपा सुप्रीमो मायावती तुरंत उसका खंडन करती हैं कि भैया हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अलग हैं, हम न एनडीए के साथ हैं न इंडिया के साथ हैं। यानी इंडिया के साथ अखिलेश यादव बने हुए हैं, ये बिल्कुल क्लियर एंड लाउड मैसेज है और ये अखिलेश को भी पता है। ऐसी स्थिति में जब आप एन चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले एक मध्य प्रदेश के मुद्दे को उत्तर प्रदेश के मुद्दे से कनेक्ट करते हैं तो इसमें नुकसान किसका है? इंडिया अलायंस का नुकसान है, अखिलेश यादव का नुकसान है और एक ग्रैंड जो नैरेटिव बन रहा है उसका नुकसान हो रहा है। कांग्रेस तो कभी कही नहीं रही है ना कि वो इंडिया अलायंस में बसपा की तरफ जा रही है, वो तो आपको लेकर चल रही है। अगर ये उदार हृदय वाली जो आपने भी एक बात कही अपनी बात में, मैं उस पर भी ये सवाल ले रहा हूँ कि बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी का आपने जिक्र किया, तब तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, पंजाब में आम आदमी पार्टी, ये सब तरह से अगर ये डिमांड आएगी तो कांग्रेस कहाँ कहाँ एकोमोडेट करती फिरेगी और हर जगह कांग्रेस एकोमोडेट करे तभी इंडिया अलायंस बनेगा। ये आपको वाजिब लगता है अगर समाजवादी पार्टी ऐसा सोचती है तो? पार्टी ऐसा नहीं सोचती। एक आंकड़ा उठाएं और उससे इसको समझें। आपका आखिरी वाला सवाल पहले ले रहा हूं अमीश भाई। कितनी जगह पर अगर अगर कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के दबाव में अलग अलग जगहों पर इसी तरह से समझौते करेगी तो फिर कांग्रेस पार्टी कितनी बचेगी, फिर वो कैसे लड़ेगी चुनाव? सारी सारी कुर्बानी केवल कांग्रेस पार्टी को ही देना होगा। ये एक बुनियादी तर्क है जो चलता है और ये वाजिब तर्क है। अब इसका जवाब यह है कि दोनों पक्षों को, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, मिसाल के तौर पर अभी हम लोग समाजवादी पार्टी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो ये उन पर लागू करते हैं। समाजवादी पार्टी वो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें अकेले लड़े, बसपा लड़ रही है, ये भी कल को कहेंगे हम अकेले लड़ेंगे, और 80 में से 5 जीते, 4 जीते। और दूसरी तरफ आप अलायंस करके एक गुंजाइश तलाशें कि नहीं भाई 40 लड़ेंगे, 30 लड़ेंगे, उसमें से हम 15 जीत जाएं। वैसे ही क्या कांग्रेस पार्टी इस रणनीति, आप बहुत लिमिटेड होकर सीट दे रहे हैं कि अलायंस में भी सपा को आप 15 ही दे रहे हैं। भाई कम से कम उनके पिछले 75 से तो ज्यादा दीजिए, 36 से तो ज्यादा दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए 30-35 का सीट शेयरिंग हो जाए, मैं एक ऐसी आदर्श कंडीशन का मतलब ख्याल कर रहा हूं जिसमें चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ही सही बसपा आ जाए, हालांकि बहुत दूर की कौड़ी है। तो अगर मान लीजिए ज्यादा बंट रहा है, वो शेयरिंग ज्यादा है, उसको चलिए 50 सीट कर लें। 50 में से अगर अगर समाजवादी पार्टी 25 जीत जाए, 30 जीत जाए, तो इसमें सपा का लाभ होगा ना, इस बात के बिना कि आप 80 के 80 लड़ें और 5, 8, 10 सीटें जीतें। ठीक यही तर्क अब आंकड़े के साथ इसको जोड़ते हैं। तकरीबन 550 सीटें अगर मान लीजिए पूरे लोकसभा की हैं, पूरे देश में हैं, तकरीबन 250 सीटें, अब इसमें 10-20 सीटें ऊपर नीचे हो जाएंगी, ऐसी सीटें हैं जहां सीधे 1 to 1 कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। अब अगर कांग्रेस कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाले कि वो इन 250 से 300 तक कर लो, आप उन 300 सीटों पर कांग्रेस लड़े और 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ले आए, तब भी फायदा किसका हुआ? कांग्रेस का। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के कौन उभरेगा? कांग्रेस उभरेगी। तो 300 सीटों को लड़ करके आप 150 जीत जाए, अभी मैं न्यूनतम कह रहा हूं, अब हो सकता है 300 में से 200 भी आप जीत जाए अगर आप बेहतर तालमेल बना के लड़ते हैं तो। और आप बाकी 250 सीटों पर अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं और उन क्षेत्रीय दलों को दे रहे हैं जो क्षेत्रीय दल अपने अपने जगह पर ज्यादा गुंजाइश रखते हैं जीतने की, तो आप सब तो मिलकर के पूर्ण बहुमत की ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें एकदम तय हो जाएगा कि 24 में सत्ता परिवर्तन हो रहा है।
क्या कांग्रेस पार्टी के नेता ये नहीं सोचेंगे, या क्या हमारे विश्लेषण का विषय ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ये कुर्बानी जैसा लफ्ज क्यों उसके लिए इस्तेमाल हो? आप 49-52 तक आ गए, बाकी क्षेत्रीय दल तो कमजोरी हैं। और दूसरा तर्क देखिए, बहुत सामान्य सा तर्क होता है। कांग्रेस पार्टी को जितना इस बात का अधिकार है कि वो अपने संगठन, अपने नेताओं को अपने अपने हर इलाके में मजबूती दे, उतना ही अधिकार क्षेत्रीय दलों का है। और क्षेत्रीय दल जब विपक्ष में होते हैं तो उनके लिए ये तर्क और ज्यादा होता है, क्योंकि वो उनको सर्वाइवल का संकट होता है। पैसा उनके पास उतना है नहीं जितना कांग्रेस के पास है, उनका राजनीतिक भूगोल उतना विस्तृत नहीं है जितना कांग्रेस के पास है। कल को तो भाई ये गठबंधन जब नहीं हो रहा था तब याद करिए, सपा की तरफ से कुछ कुछ बयान आया, तो राहुल गांधी की तरफ से यह बयान आ गया कि समाजवादी पार्टी का विचारधारा क्या तेलंगाना में चल जाएगी। तो राहुल गांधी ने इससे अटैक किया था, विचारधारा से अटैक किया था। इन्होंने फिर राहुल गांधी पे अटैक किया था, कंटिन्यू वो अटैक चला था। फिर दोनों के बीच एक तालमेल बनता है, इंडिया गठबंधन होता है। तो इस तर्क से देखिए अगर जाएंगे ना, तो क्षेत्रीय दल क्यों अपने को कमजोर करे, क्यों कुर्बान हो, और मर रहे हैं, मतलब राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, तो वो दोनों हो रहे हैं। कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है, सपा को भी नुकसान हो रहा है। कल को जैसे बसपा है, बसपा की मायावती जी एक हार्ड बार्गेनर मानी जाती हैं। वो तो भाई 19 का गठबंधन हुआ तो सारी शर्तें बसपा की थी, सपा उस पर पीछे पीछे चल रही थी। और सबसे ज्यादा लाभ उस गठबंधन का ये हुआ कि 0 से 10 पर बसपा पहुंची, सपा 5 की 5 रह गई। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी में बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है ऐसा नहीं होता, ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप मान लीजिए हम दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं। अब जैसे एक बात बताइए कि पूरा इंडिया गठबंधन बन गया, इसके 2 से 3 बैठकें लगभग हो रही हैं। कहां, पटना में हुई, बंगलोर में हुई, मुंबई में हुई। ये जो सेंट्रल कमेटी बनी थी जो चुनाव के लिए, वो कमेटी क्या कर रही है इस समय? और क्या ये ऑब्जर्वेशन नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ठंडा पड़ चुकी है और इस बात का इंतजार कर रही है कि इन 5 राज्यों के चुनावों में हम अपना प्रदर्शन देख लें, और अगर कांग्रेस पार्टी इसमें जीतती है तो क्या कांग्रेस पार्टी की भाषा वही रह जाएगी जो उसके पहले थी, जो नीतीश कुमार के सामने थी? तो ये बहुत पेच फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने हितों के साथ चल रही है और मैं भी इस बात पर कायम हूं, कोई भी राष्ट्रीय राजनीति का दल कभी भी नहीं चाहेगा क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो। क्षेत्रीय पार्टियां कभी भी क्यों चाहेंगी कि आप आकर के हमारे घर में दखल दो? एक हितों का टकराव है, इस हितों के टकराव में ये टकराव स्वाभाविक है। दोनों तरफ से चाल चली जा रही है, दोनों तरफ से इसकी बिसात बिछाई जा रही है, दोनों तरफ इसका नुकसान होगा। और अगर संतुलन, एक लोग कहेंगे हम 2 सीट देंगे, आप कहोगे 10 सीट देंगे, 5 पर बन जाती है बात ना। तो अगर वो संतुलन बना तो दोनों का लाभ होगा, अन्यथा हानि दोनों की होगी। इसलिए कोई एक ब्लैकमेलर हो ये मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। जी मैं कुमार अभिषेक के पास आऊं, लेकिन उससे पहले लक्ष्मण जी, आप ही के जवाब से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये बात हम बार बार करते हैं और हमारे दर्शक इसको लेकर थोड़े उत्सुक भी रहते हैं कि जो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, इनके नतीजे कांग्रेस के तेवर और कांग्रेस की सौदेबाजी को तय करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस जीत भी जाती है, मैं 3 हिंदी भाषी प्रदेशों की बात कर रहा हूं, तो काहे के तेवर, काहे की सौदेबाजी? क्यों अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या केजरीवाल ये नहीं कहेंगे भैया आप तो 2018 में भी जीते थे ये तीनों राज्य, क्या हुआ 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए? तो आप इन विधानसभा चुनावों की जीत का कोई हेकड़ी इस जीत की लोकसभा चुनावों के ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं? नीरज जी, मैंने लागू नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि एक कैलकुलेशन अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी के अपने पॉलिटिकल थिंकिंग ग्रुप में होगा, क्योंकि मैं उसका ग्राउंड ये देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें होने के बाद जो रैली होनी थी, साझा रैली जिसकी घोषणा की गई थी, शायद वो शरद पवार का घर था दिल्ली में, वो तो नहीं हुई। और उसके बाद से तमाम जो गतिविधियां थी वो उस गठबंधन वाली गतिविधियां तो शांत हो गई। और क्या यहां से कोई बीच का रास्ता निकाल करके, और एक और चीज जोड़ दूं, शायद जो लोग मध्य प्रदेश कवर कर रहे होंगे वो जानते होंगे, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं कि केवल समाजवादी पार्टी इधर से वो इंडिया गठबंधन के साथ चलना चाह रही है।
कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा हिस्सा जो मध्य प्रदेश में गुजरात और राजस्थान से लगने वाले सीमावर्ती इलाके हैं, जहां आदिवासी बहुत ज्यादा तादाद में हैं, वहां 2-3 संगठन है, जैसे जयस एक संगठन है, जय आदिवासी संगठन, आदिवासियों के बीच बेहद लोकप्रिय है और कांग्रेस पार्टी लगातार उनके साथ तालमेल में थी कि 2 सीट ले लो, 3 सीट ले लो, हमसे मिलकर लड़ो। क्योंकि देखिए, समझदारी वाली राजनीति तो यही है कि जितने फोर्सेज हैं उनको आपस में मिला करके लड़ा जाए। तो जैसे वहां वो कोशिश कर रहे हैं, वैसे यहां कोशिश कर रहे थे। ये कोशिश नाकामयाब हो जाएगी तो अंत में नुकसान हो सकता है कांग्रेस का ही हो। तो कांग्रेस ऐसा नहीं है कि 3 राज्यों के चुनाव की वजह से कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी कर रही। हम तो इस सूत्र को उससे जोड़ रहे हैं कि इस समय इंडिया गठबंधन वाली पूरी बातचीत शांत पड़ गई है, थोड़ी पीछे हाशिए पर चली गई है। क्यों? इसका मतलब मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के मन में होगा कि वो जो बड़े भाई हैं वो फिर बड़े भाई बनकर आए। उसके लिए उनके पास एक तर्क बन जाएगा कि देखिए, गठबंधन भी किया, हमारा नेता लोकप्रिय भी है, हमने एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया है, और अब देखिए हमारे पास सीटें भी ज्यादा हैं, राज्य भी ज्यादा है। तो ये कोई टूल होते हैं, बार्गेनिंग करने के लिए टूल काम आते हैं। तो ये मुझे लगता है ये होगा। लक्ष्मण जी, मैं आपसे भी यही सवाल लूंगा, लेकिन आपके लिए एक सीधा दर्शक हैं राधे राधे श्रीवास्तव नाम से, वो कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि हालांकि नीरज जी ये बात कह भी चुके हैं सवाल के तौर पर चर्चा के दौरान, कि लक्ष्मण यादव जी को आपको संबोधित कर रहे हैं कि उत्तराखंड में अखिलेश यादव क्यों प्रत्याशी खड़ा कर दिए। घोसी में तो उन्होंने बोसी गलती से लिख दिया, वो घोसी लिखना चाहते संभवतः। घोसी में तो कांग्रेस ने नहीं दिया। अखिलेश की नीयत क्या है, भाजपा को कमजोर करना कि कांग्रेस को? इस वो अजय राय के बयान का भी आज जिक्र यहाँ पर अभी हुआ था चर्चा के दौरान, कि अजय राय ने कहा कि उत्तराखंड में अखिलेश यादव ने टिकट देकर उपचुनाव लड़कर हमें हरा दिया, जबकि घोसी उपचुनाव में हमने खुला समर्थन का ऐलान किया था। इस तरह की बातें हैं। जैसा कुमार अफशी जी कह रहे थे कि बसपा की जो सियासी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में खुलेंगी, तो हो सकता है कि बसपा को भी वेट हो कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएं, उसके बाद हम ये बात करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब भी हम कह रहे होते हैं कि अखिलेश यादव यूपी में मजबूत हैं, यूपी में अखिलेश यादव बड़े भाई के पोजीशन में रहेंगे और वो तय करेंगे सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा और जितनी मर्जी होगी उतनी सीटें देंगे, उसमें कई सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स इसी शो में जब बैठते हैं तो एक तर्क देते हैं। तर्क है मुस्लिम वोटों का। वो ये कहते हैं कि जब हम अखिलेश यादव के टोटल वोट शेयर की बात करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के 19% के तकरीबन जो मुस्लिम वोट शेयर है उसकी भी बात हमें करनी चाहिए, जिसका 85% के करीब अखिलेश यादव अकेले पाए हैं 2022 के चुनाव में। लेकिन जब 2024 के चुनाव की बारी आएगी और मुस्लिम वोटर्स को ये लगा कि अखिलेश और कांग्रेस की राह अलग हो रही है, तो उनको एक बड़ा नुकसान इस वोट शेयर का के तौर को खोकर उठाना पड़ सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि अखिलेश इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होंगे, इन बातों को? और अगर हम बयानों को लें तो चुनाव से पहले आदमी या राजनेता ये माहौल सेट करता है कि उसके लायक माहौल बने, या ये माहौल सेट करता है कि देखो भाई, हम लोग तो इंडिया अलायंस बना लिए हैं लेकिन एक नहीं है? सवाल हैं अमीश जी, और गंभीर सवाल हैं। एक तो ये कि उत्तराखंड में क्यों लड़े, ये ठीक बात है। मतलब कई जगह पर मैं तो कह रहा हूं कि क्षेत्रीय दलों के सामने ये एक मुश्किल होती है ना, कि एक सिचुएशन देखिए, बसपा एक जमाने में राष्ट्रीय दल, अब अभी भी बसपा का पकड़ बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में है। सबसे ज्यादा पैशनेट होकर के उसका कैडर अपने नेता को मानता है, देखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे बसपा कमजोर होती चली गई, सत्ता से बाहर हुई, बाकी राज्यों में उसकी पकड़ और तेजी से गिरती चली गई, और इससे नुकसान पूरी पार्टी का हुआ। समाजवादी पार्टी 17 से उत्तर प्रदेश में सरकार से बाहर है। विपक्षी दल है, 22 में बहुत मेहनत की और फिर कामयाब नहीं हुए, सत्ता बनाने के सीटों से आधी सीटें रह गई। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के सामने, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल हो, वो उन जगहों को नहीं छोड़ना चाहते जो दूसरे राज्यों में खड़े होकर उनको एक गुंजाइश देते हैं। उससे वो फिर अपने राज्य में जो उनकी मूल जमीन है राजनीति की, वहां के कैडर को और चार्ज करना चाहते हैं कि भाई देखो, जहां हमारा अगल बगल के राज्यों में प्रभाव था उसे भी हम छोड़ नहीं रहे। इसका मतलब ये कि हम कमजोर नहीं पड़ रहे, ये आत्मविश्वास देना है। जैसे मायावती जी, वो लगातार ये बात कर रही हैं, कांग्रेस बीजेपी एक है, और 80 के 80 जिलों के लोकसभा सीटों के अपने कैडर को चार्ज करना चाह रही हैं।
अब कुमार शेख जी ने जो बात की वो मैं भी वो बात मैं भी सहमत हूं इस बात से कि वो चुनाव के नजदीक आते आते कोई एक खेमा तो जरूर चुनेंगे, क्योंकि अकेले लड़ने का कोई लाभ नहीं दिख रहा। अगर यही बात समाजवादी पार्टी कल को कहे कि भाई अमेठी और रायबरेली एक समझौता ऐसा था कि वहां हम कैंडिडेट नहीं देते थे और वो चीज चली गई, तो बदायूं कैसे हारे जब परिवार के खिलाफ 19 में कोई टिकट नहीं दे रही थी कांग्रेस पार्टी और दोनों का एक अलायंस था और बदायूं में उनका कांग्रेस का प्रत्याशी खड़े थे और वो प्रत्याशी अब सपा में आ गए। तो कई इतिहास के पन्ने ऐसे होते हैं जहां कोई ना कोई गलती करके कोई ना कोई वहां पर तो फंसता ही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि मुस्लिम वोटों की और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की रणनीति के लिहाज से, और कांग्रेस ही नहीं पूरा इंडिया गठबंधन, एक उत्तर प्रदेश की जमीन ऐसी है जिसमें 80 सीटें हैं। वो अभी भी बीजेपी अगर गुजरात के बाद सबसे मजबूत कहीं खुद को मानती होगी तो वो उत्तर प्रदेश है, और उसकी मूल वजह सपा बसपा का अलग होना और कांग्रेस का यह जो फैक्टर है। ये सब लोग समझते हैं कि मुसलमान वोट बैंक न कहा जाए, मुसलमानों की अपनी जो राजनीतिक समझ है वो इस बात में स्पष्ट रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर चाहे क्षेत्रीय स्तर पर वो उसे वोट देना पसंद करते हैं जो बीजेपी को हराता हुआ दिख रहा हो। और आज की तारीख में कांग्रेस को लेकर के मुसलमानों में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। 22 में वो एक मुश्त 85 से 90% तक मुसलमानों ने सपा को वोट दिया, और निश्चित रूप से अगर सपा और कांग्रेस की राहें अलग होती हैं या कोई मतभेद दिखता है तो इसका असर मुस्लिम वोट पर पड़ेगा। कांग्रेस इस बात को समझती है कि राष्ट्रीय चुनाव में मुसलमान उन्हें पहली वरीयता का वोट देना चाहेगा। आज ही आजम खान को फिर से जेल हुई है, उनका पूरा परिवार फिर से जेल में चला गया। उत्तर प्रदेश में कई जगह बुलडोजर चले, कई जगह पर यह काम हुआ। जितना नाराज मुसलमान उत्तर प्रदेश का सपा से है उतना ही कांग्रेस से है, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस तब जाएगा। इसलिए भी इंडिया गठबंधन में इन दोनों को यह बात सोचनी होगी कि इसमें किसका फायदा नुकसान हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बसपा की तरफ भी कोशिश कर रही हो कांग्रेस कि भाई दोनों में से कौन, और दलित और मुसलमान मिल जाए? कहीं ऐसी रणनीति तो नहीं बन रही हो? और अगर कहीं ऐसी रणनीति बन रही होगी और इसकी भनक सपा को लग जाए तो सपा वाले फिर क्या करेंगे? ये राजनीति के अंदर के कई समीकरण हैं। अगर कांग्रेस चाह रही है कि भाई मुसलमान वोट को हमारी तरफ शिफ्ट करके दिखाएंगे तो 80 सीटों में फिर सीटों के बंटवारे में उसका फायदा लिया जाएगा, उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये निश्चित रूप से अभी बहुत सारे खेल होने हैं। सपा अपनी रणनीति से चलेगी, कांग्रेस अपनी रणनीति से चलेगी, और इस रणनीति में सबने ये तय किया है कि भाई 80 सीटें हैं। कोई ये नहीं चाहेगा, कल को सपा कभी ये नहीं चाहेगी कि वो कम सीटों, वो कह रहे हैं कि हम 50 पे तैयारी कर रहे हैं। अजय राय भी, जब से अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके पास अपने तर्क हैं कि हाँ भाई घोसी में हमने दिया, लेकिन वो लगातार उनके बयान ऐसे हैं जो 80 की 80 सीटों पर तैयारी वाले हैं। तो इस तरह से पेच अभी फंसा हुआ है। और आपकी एक बात आखिरी में वो महत्वपूर्ण बात है कि यह संदेश सपा को भी कमजोर करेगा, कांग्रेस को भी कमजोर करेगा कि इंडिया गठबंधन वाले देखो अभी सीट शेयरिंग का मामला हुआ नहीं, पहले ही आपस में लड़ने लगे। लेकिन ठीक है, थोड़ा लड़ते लड़ते कल को अगर सीट शेयरिंग हो गई तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई के बाद कुछ बेहतर वो कर भी पाएंगे। तो अभी बहुत पानी बहना है इन सब में। जी डॉक्टर लक्ष्मण यादव, सीधा सवाल है, कैसे होगा यूपी में सीट शेयरिंग जब अभी ब्रेकर आ रहे हैं मध्य प्रदेश जैसे? जी नीरज जी, बहुत जरूरी सवाल है, और इस सवाल का अभी ये उत्तर दिख रहा है कि पेच तो फंस गया है, और पेच फंसा है दोनों के अपने तर्कों के लिहाज से कहें तो किसकी वजह से पेच फंसा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि होता है ना कि चुनावी भाषा में अगर एक प्रतीक का इस्तेमाल करूं तो जब सड़क पर कोई ट्रक जो है साइकिल से टकराए तो सवाल किसके ऊपर उठता है? बड़ी गाड़ी, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि आप अगर इतनी बड़ी गाड़ी लेकर चल रहे हैं सड़क पे तो आपकी जिम्मेदारी है कि ओवरटेक करते समय या दाहिने बाएं करते समय आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि जो बाकी जो छोटे वाहन है उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। जो मैं ये प्रतीक इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो सियासी बिसात है, उसकी जमीन जो है वो बहुत छोटे से इलाके में तकरीबन 8, 9, 10 विधानसभा सीटें हैं जिस पर वो अपना क्लेम करती है कि उसके प्रभाव वाली सीटें हैं।
जिनमें से एक जमाने में 6 से 7 सीटों पर उनके एमएलए जीतते भी रहे हैं। पिछले चुनाव 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो एक बिजावर की सीट है जो उनके कैंडिडेट ने जीती थी, और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दूसरी पायदान पर थे। सपा का क्लेम था कि भाई हम ये 7 सीटें लड़ेंगे, और कोई भी पार्टी जहां जीतती रही हो, जैसे ये उत्तराखंड में भी लड़ने जाते हैं, जेडीयू का एक कैंडिडेट तो नॉर्थ ईस्ट में भी लड़ता है, उस लिहाज से छोड़ दें, तो जो पार्टी एनसीपी से बहुत दिनों तक तारिक अनवर लड़ते रहे बिहार में, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल हो और जो संघर्ष कर रहा हो कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना ताकि हम विपक्षी दल से सत्ताधारी दल में बदलें, उसे अपने कार्यकर्ताओं के भीतर यह आत्मविश्वास देना भी पड़ता है कि जहां हम मजबूती से हैं वहां लड़ रहे हैं, भले ना जीतें। तो सपा का अपना तर्क है ये कि भाई हमें तो वहां लड़ना था। कांग्रेस का अपना तर्क होगा कि भाई बातचीत चल रही थी, चाहे अखिलेश यादव के बयान को माने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को माने, तो इंडिया गठबंधन के रिश्ते की वजह से दोनों के बीच एक बातचीत भी चल रही थी। इसका मतलब कांग्रेस भी इंटरेस्ट में ले रही थी कि हमें सपा का साथ ले लेना चाहिए। एक दो इतिहास, पिछली बार जब कमलनाथ की सरकार में सपा के कैंडिडेट ने समर्थन किया, उस समय भी क्या क्या चीजें थी, बदल गई। इसके बाद जब मौजूदा वक्त में सबसे पहला समर्थन देने वाला व्यक्ति सपा की तरफ से था, उसके बाद अब और अभी जो हमारे पूर्व के पैनलिस्ट कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूं। क्या कांग्रेस पार्टी को अब ये लगने लगा है कि मध्य प्रदेश वो जीत रहे हैं? बीजेपी अगर कांग्रेस पार्टी की जगह होती, और उत्तर प्रदेश के ग्राउंड पर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी की राजनीति करने का पैटर्न देखिए नीरज जी, गाली देने वाले को भी अपने साथ ले लिया, भले ही वहां समीकरण थोड़े बदल गए, मंत्री पद मिला नहीं, बहुत सारे पेज फंस गए, लेकिन कांग्रेस को यह बात समझनी चाहिए थी कि मान लीजिए जाते जाते पेज फंस जाए और मान लीजिए ये खटास भारी पड़ जाए, तो ये दूरदर्शी राजनीति के लिहाज से मुझे लगता है कि दिक्कत तलक फैसला कांग्रेस की तरफ से रहा है। और आखिरी बात ये, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी दोनों में से क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने के लिए तो राजनीति कतई नहीं करेंगे। बीजेपी उन्हें दूसरी वजह से क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है, कांग्रेस को हमेशा ये लगता है कि ये सारे क्षेत्रीय दल तो हमसे निकले हैं। लेकिन अब क्षेत्रीय दल इतना जल्दी खत्म हो जाएं अगले 15-20 साल 25 साल में, ये तो कांग्रेस की समझदारी पर मुझे संदेह है। आप टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, आरजेडी, इनको नहीं खत्म कर पाएंगे। तो इनसे एक रिश्ता बनाना होगा जो रिश्ता दूर तक चले, और उस रिश्ते में निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की होगी। अभी भी कोई बहुत बिखरा नहीं है, लेकिन अब अगर इस दिशा में जाएगा तो निश्चित रूप से इसका आगे आने वाले वक्त में गलत प्रभाव पड़ेगा सीट शेयरिंग के लिहाज से। जी।